हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस। देखिए जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 है। उसमें उस चैप्टर का नाम है कोशिका। ठीक है। अब कोशिका जो होती है, पहले ये समझिए कोशिका होती क्या है। कोशिका जो होती है वह जितने भी जीवधारी होते हैं सभी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो कोशिका की परिभाषा हो जाती है कि जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक जीवधारियों के शरीर का निर्माण इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से होता है और यही इकाइयां जो है मिलकर के एक जीव का निर्माण करती हैं। पादप हो या जंतु, पौधे हो या जंतु, सभी जीवधारियों के शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इनके निर्माण में जो होती है लाखों अरबों कोशिकाएं क्या होती है, भाग लेती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कोशिका जो होती है वह जीवधारियों के संरचना की इकाई कहलाती है, इसके अलावा कार्य की इकाई कहलाती है। और हमने आपको पीछे जब क्लास चल रहा था तो उसमें बताया था, समझाया भी था कि कोशिका की खोज जो थी वह रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक जो थे सन 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में यह रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो थे, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की, ये हम पढ़ते आते हैं। कोशिका की खोज इन्होंने क्या किया था, एक कार का टुकड़ा लिया। उन्होंने क्या किया, एक कार का टुकड़ा लिया, कार का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का अनुप्रस्थ काट दिया। कार का टुकड़ा लिया और उसका अनुप्रस्थ काट काटा। अनुप्रस्थ काट या जो कहते हैं क्रियस काट, इसको कहा जाता है क्रियस काट। अनुप्रस्थ काट काटा और अनुप्रस्थ काट काटने के बाद उनको इस तरह की रचनाएं क्या होती है, दिखाई दी। इस तरह की उनको रचनाएं क्या है, दिखाई दी। अनुप्रस्थ काट दिया तो उनको इस तरह की रचनाएं जो दिखाई दी। इस रचनाओं को जो ये कोश था उसे उन्होंने कोशिका क्या है, नाम। और कोशिका की उत्पत्ति जो थी वह सेल्युला नामक शब्द से हुई। ये भी याद रखिएगा, सेल्युला नामक शब्द से हुई। ये सेल्युला जो शब्द था उसी से। तो रॉबर्ट हुक ने कहा जैसे मधुमक्खी के छत्ते के निर्माण के लिए कई छोटे छोटे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवधारियों के शरीर के निर्माण के लिए इन छोटी छोटी इकाइयों की आवश्यकता होती है और उन्हीं इकाइयों से कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब हम किसी जीवधारी के आंतरिक अंगों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको सेक्शन काटा जाता है। सेक्शन काट करके ही उसका अध्ययन किया जाता है। तो सेक्शन क्या होता है, दो प्रकार से काटा जाता है। एक अनुप्रस्थ काट होता है, दूसरा अनुदैर्घ्य काट होता है। अनुप्रस्थ काट को हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं और अनुदैर्घ्य काट को हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। यह जैसे अनुप्रस्थ काट होता है ऐसे करते हैं, क्षैतिज काट, और अनुदैर्घ्य काट ऐसे होता है। यह तब उसके होते कि सेक्शन के द्वारा, काट के द्वारा हम जो है जीवधारियों के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो कार का टुकड़ा लिया, कार को आपने देखा होगा पहले जो है जो बड़ी बड़ी बॉटलें होती हैं, बोतल होती है, उस बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है वो लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। उसी लकड़ी के टुकड़े से वह बॉटल जो होती है वह बंद की जाती है। यह उस लकड़ी के टुकड़े को ही कार कहा जाता है, या आप कहें तने का जो छिलका होता है वह कार। तो उसका उन्होंने अनुप्रस्थ काट करके देखा तो इस तरह की रचना उनको दिखाई दी। उसी कोश से आधार पर कोशिका की खोज की गई।
ठीक है। तो कोशिका जो होती है वह जीवधारियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक आदि इकाई होती है। और उस समय जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया था उस समय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। और जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था तो उन्होंने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था और उसी से उन्होंने कार्य के टुकड़े का अध्ययन किया था और इस तरह अध्ययन करके उन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है। और इस कोशिका की खोज के बाद जो होता है उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बताया कि जीवधारियों का शरीर जो है वह कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है। अब कोशिका के प्रकार आता है। कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका आप जानते हैं वह 2 प्रकार की होती है। तो कोशिका के प्रकार कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की क्या होती है कोशिकाएं जो है पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वह जीवाणु और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये कोशिकाएं कहलाती हैं जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। और इसमें जो होता है जो राइबोसोम होता है वह 70 प्रकार का होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेना है। और राइबोसोम जो होता है वह जीवित कोशिकांग होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर जो पाए जाते हैं इसे हम जीवित कोशिकांग कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वह नहीं पाए जाते। इसमें कोशिकांग क्या होता है अनुपस्थित होता है। कोशिकांग होते नहीं पाए जाते, अनुपस्थित वाली चीज। इसके बाद ऐसा होता है इसमें जो होता है जो डीएनए होता है जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होता है। वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं, बिल्कुल नहीं, हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होती है, संबद्ध नहीं होता है। ठीक है। ये मतलब अगला करेक्टर है, अगला अलग। और इसमें आप जानते हैं दूसरा विकार केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है। और ये पाया किसको जाता है जीवाणु और नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल में क्या होते हैं ये पाए जाते हैं। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो नहीं, मतलब डीएनए जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित नहीं होता है। ये उस टाइप है प्रोकैरियोटिक का। और ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल पाए थी। एक बार फिर समझिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, कोशिकांग होते नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं, डीएनए जो होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध नहीं होते हैं। और डीएनए का पूरा नाम हमने बताया था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिकम। यह आनुवंशिक पदार्थ होता है जो माता पिता से संतानों में जाता है, जिसके कारण जो संतानों के जो लक्षण होते हैं, संतानों में जो लक्षण पाए जाते हैं वो माता पिता से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है। तो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाने का काम जो होता है वह डीएनए करता है। इसलिए डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ करते हैं, जेनेटिक मैटीरियल करते हैं। अब अगला आता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। इसमें राइबोसोम होता है वह 80 प्रकार का होता है, 80 प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबद्ध होते हैं। और यह जीवाणु और नीले हरे शैवाल को छोड़ करके सभी में पाया जाता है।
और कोशिका जो होती है, जो जीवधारी होते हैं, वह दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। तो ये कोशिकीय प्राणी ये होते हैं जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है और उसके अंदर जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वह एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीवधारी ये होते हैं जिनके शरीर का निर्माण कई कोशिकाओं से होता है और उनके अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे पाचन के लिए पाचन अंग होता है, श्वसन के लिए श्वसन अंग होता है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग होता है। ये बहुकोशिकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि ये कोशिकाओं में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि होता है कोशिका के माध्यम से ही होता है। एक ही कोशिका भोजन को पचाने का काम करती है और वही कोशिका भोजन को बाहर निकालने का काम करती है या उत्सर्जन करने का काम करती है। तो ये कोशिकीय प्राणी ये होते हैं जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है और उसके अंदर जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं वह एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। जबकि बहुकोशिकीय प्राणी ये होते हैं जिनके शरीर का निर्माण कई कोशिकाओं के द्वारा होता है और इसमें जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद आता है कोशिकाओं का आकार और उसकी आकृति। तो कोशिकाएं जो होती है गोलाकार होती हैं, डिस्क के आकार की होती हैं, ठीक है, चतुर्भुजी होती हैं, जो है पंचभुजी आकार की होती हैं, डिस्क के आकार की होती हैं, शाखित होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की क्या है कोशिकाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। इसके बाद कोशिकाओं की जो साइज होती है उसका आकार जो होता है अलग अलग कोशिकाओं उसका आकार क्या होता है अलग अलग होता है। और कोशिकाओं की जो माप होती है उसको हम माइक्रोमीटर में मापते हैं। ये याद रखिएगा कि कोशिकाओं को किस में मापा जाता है, माइक्रोमीटर में मापा जाता है। माइक्रोमीटर में मापते हैं। और इसके अलावा जो होती है कि कोशिका जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह जो होता है कि 125 से 175 जो है माइक्रोमीटर के आसपास होती है। सबसे जो छोटी कोशिका होती है उसको हम माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। ये याद रखिएगा, सबसे छोटी जो कोशिका होती है उसे हम माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं या इसी को पीपी येलो कहा जाता है। पीपी येलो कहा जाता है, ठीक है, या इसको हम माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और देख लेंगे यहाँ पे सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है या पीपी येलो कहलाता है। अब देखिए पीपी येलो का पूरा नाम क्या होता है। ये जो है सबसे छोटी कोशिका होती है जंग कोशिका। सबसे छोटी जंग कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा कहलाती है। अब पीपी येलो देखिए क्या होता है, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिक ये होता है पीपी येलो का पूरा नाम होता है। और ये सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जो शुतुरमुर्ग होता है उसके अंडे को जो है हम क्या करते हैं कि वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वह सबसे बड़ी कोशिका अंडा होता है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो होता है एक कोशिकीय शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये उसकी आकार हो गई, उसकी आकृति हो गई। तो कोशिका को हम बताया था, कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है और इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 175 या 100 जो होते हैं 25 माइक्रोमीटर के आसपास इसकी साइज होती है। तो ये मतलब होता है छोटी और बड़ी कोशिकाओं के बारे में। इसके बाद कोशिका जो होती है उसके जो होता है उसकी संरचना के आधार पर उसके 3 भाग होते हैं। कोशिका की संरचना के आधार पर उसके क्या होते हैं 3 भाग होते हैं।
पहला जो भाग होता है वह होता है संरचना के आधार पर, कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिका जो होती है वह आधार पर कोशिका के 3 भाग, कोशिका के 3 भाग यह संरचना के आधार पर उसके 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है कोशिका कला कहलाता है, कोशिका कला या जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। दूसरा जो भाग होता है वह जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य। और तीसरा जो भाग होता है वह आपका आता है कि वह केंद्रक होता है। तीसरे भाग को हम केंद्रक कहते हैं। ये जो होते हैं उसके 3 भाग हैं। अब ये कोशिका जो होती है जंतु हो या पादप कोशिका हो, वह कोशिका कला या कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये जो बाहरी आवरण होता है इसको कोशिका कला कहते हैं। तो जंतुओं में जो होती है वह कोशिका कला पाई जाती है। अब कोशिका कला के बाहर होता है एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका में होती है कोशिका भित्ति और कोशिका कला दोनों पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में होती है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका कला या कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो कलर जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, तो जंतुओं और पादप कोशिकाओं के बाहर का जो आवरण होता है वह कोशिका झिल्ली कहलाती है। और कोशिका झिल्ली जो होती है वह दोहरी परत की बनी होती है। पौधों में जो कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, ये जो होता है कहलाता है आपका कोशिका कला कहलाता है। अब कोशिका के अंदर जो होता है जो तरल पदार्थ भरा होता है, ये तरल पदार्थ होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर जो होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जो होते हैं वह क्या होता है कि कोशिकांग क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो होते हैं वो कोशिकांग क्या होते हैं उपस्थित होते हैं जो जीवित होते हैं। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो होता है वह उसका अधिकांश जो भाग होता है वह जल के द्वारा बना होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और केंद्रक सहित जो कोशिका द्रव्य होता है उसको हम जीवद्रव्य कहते हैं। और जीवद्रव्य जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार कहलाता है। जिन जीवधारियों में जीवद्रव्य पाया जाता है उसे हम सजीव कहते हैं, और जिनमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता वो निर्जीव कहलाता है। तो जीवद्रव्य जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है, जो कोशिका कला के अंदर उपस्थित केंद्रक सहित जो पदार्थ होता है वह जो है जीवद्रव्य कहलाता है। और केंद्रक रहित जो पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो है वह कोशिकांग क्या होते हैं पाए जाते हैं। अब इस कोशिकांग के अंदर माइटोकांड्रिया है, गाल्गिकाएँ है, अंतःप्रदिवी जालिका होगी, ठीक है, लाइसोसोम है, रेक्टिकाएँ होगी। ये सब क्या होते हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि माइटोकांड्रिया जो होती है वह ऊर्जा का पावर हाउस होता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया भी दोहरी इकाई झिल्ली की बनी होती है। और माइटोकांड्रिया के अंदर जो होता है वो अंगुली के समान जो होते उभार होते हैं, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और माइटोकांड्रिया के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया के उपरांत कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसके बाद आता है अंतःप्रदिवी जालिका। जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है यह भी क्या होती है कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। और यह जो होता है अंतःप्रदिवी जालिका जो होती है कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उनके आवागमन में सहायता करती है। और अंतःप्रदिवी जालिका जो होती है वो नलिका के समान होती है, उसके अंदर जो होता है नलिकाएँ पाई जाती हैं।
और उसके अंदर जो होता है नलिका होती है, सिस्टर्नी होती है, आदि से मिलकर के बना होता है। और अंतःप्रदिवी जालिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है, दूसरा खुरदरी होती है। जो खुरदरी अंतःप्रदिवी जालिका होती है, अंतःद्रव्यी जालिका होती है, उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो अंतःप्रदिवी जालिका जो है कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन में सहायता करती हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक खुरदरी होती है, दूसरी चिकनी होती है। जो खुरदरी होती है उस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और जो चिकनी होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है कि जो होते हैं आपका अगला जो आता है वह राइबोसोम आता है। तो राइबोसोम भी क्या होता है, सूक्ष्म गोलाकार कणिकामय रचना होती है और यह जो होता है पौधे और जंतुओं दोनों में क्या होती है पाई जाती है। और ये क्या काम करती है कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता, प्रोटीन संश्लेषण का काम जो होता है उसके द्वारा होता है। तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। इसके बाद गाल्गी काय आता है। तो गाल्गी काय जो होता है वह कई पदार्थों का भंडारण करती है और श्रावण करती है। यह कई पदार्थों के भंडारण और श्रावण में यह कार्य करती है। और ये अंतः क्रिया तथा परिवहन, अंतः क्रिया तथा परिवहन का निर्माण करती है, अंतः क्रिया तथा परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। और उसके साथ साथ जो होती है कि कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायता करती है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका जो है गाल्गी काय के आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होती है एक छोटी गोलाकार रचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो विभिन्न पदार्थों को तोड़ते हैं तथा नष्ट करते हैं। और जब विभिन्न पदार्थों को तोड़ने और नष्ट करने का काम करता है, इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। यह कोशिकाओं जब उनको भोजन, इस प्रकार जो लाइसोसोम होता है इसको जब भोजन प्राप्त नहीं होता है तो ये अपनी कोशिकाओं का भक्षण करने लगती है। जब अपनी कोशिकाओं का भक्षण करने लगती है तो उसे हम क्या करते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा लाइसोसोम जो होता है उसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके बाद आपका आता है वर्णक आता है। तो वर्णक जो होते हैं यह जो होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। और वर्णक जो होते हैं वो रंग के आधार पर, वर्णक के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और जो होते हैं कि हरित लवक। जो हरित लवक होता है उसमें हरे रंग का वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और वर्णीय लवक जो होते हैं वो रंगीन होते हैं जो पुष्पों में पाए जाते हैं, पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसमें पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं। और अवर्णीय लवक जो होता है वह रंगहीन होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अंत में आपका आता है केंद्रक है। केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोलाकार रचना होती है, इस गोलाकार रचना को हम केंद्रक कहते हैं। यह और केंद्रक के बाहर का जो आवरण होता है वह केंद्रक कला कहलाता है। और केंद्रक के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसी केंद्रक द्रव्य के अंदर भाग्यनुमा रचनाएं पाई जाती है। इस भाग्यनुमा रचनाओं को हम क्या करते हैं, जो है क्रोमैटिन कहते हैं। और इससे जो है गुणसूत्र का निर्माण होता है। और गुणसूत्र जो होता है वह आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने में गुणसूत्र जो होते हैं वो सहायक होते हैं। या हम कहते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए होता है, वह गुणसूत्र के ऊपर लगे रहते हैं और यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद देखिए जंतु कोशिका की संरचना और पादप कोशिका की संरचना होगा। तो जंतु कोशिका में देखिए क्या आपने है वह वहाँ पे हरित लवक नहीं बनाया जाएगा। जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है वहाँ पे तारक काय क्या होता है, अनुपस्थित होता है।
तो इसी तरह जो होता है, जब उनका दोनों का फिगर जब हम बनाते हैं तो उसमें ये दोनों आर्गन जो होते हैं, अंग जो होते हैं, अनुपस्थित कर लेते हैं। तो पादप और दंत कोशिका, देखिए हमने बताया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि दंत कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, और यह कोशिका झिल्ली के बाहर का आवरण होता है। जबकि दंत कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और ये चैप्टर जो है यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसको आप अपने से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।